गुड आफ्टरनून। आप लोग में से कौन कौन जुड़ गए हैं? दीपक कुमार सिंह। क्लास चल रही है भाई, शुरू हो गई है क्लास। तो गुड आफ्टरनून गुरुजी। 58 के बाद रिवीजन करा दीजिएगा, निवेदन है आपसे, ताकि हम सब लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है। सुरेंद्र पाल, आपके ज्ञान की प्रभा हेतु अरे बाप, हमें मयंक प्रजापति, सपना गोयल, सब लोगों का गुड आफ्टरनून, सब लोगों का अभिवादन, नमस्कार। चलिए, सब लोगों को नमस्ते, जय हिंद। मेरा कमेंट नहीं आता क्या? धर्मेंद्र बाबू आ तो गया। हैप्पी छठ पूजा आप लोगों को भी। वीडियो क्वालिटी कम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तो उसमें तो आपको ऑफिस में बात करना पड़ेगा। हर हर महादेव। सही है। गुरुजी, छठ पूजा की छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? तो ये तो आप कैरियर बिल वालों से पूछिए। मेरे सामने जो शेड्यूल आएगा मैं उसमें पढ़ा दूंगा। नमस्कार। भी हम पर भी ध्यान दीजिए राजवर्धन जी, ठीक है एकदम। चलिए, अब शुरू करते हैं। आप सब लोगों का अभिवादन हो गया। आप सब लोगों का धन्यवाद। आपकी भाषा बहुत अच्छी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कौन सा? आज मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। बताइए, क्वेश्चन बता दीजिए, फिर सॉल्व कर देंगे। इंद्रानी, क्या क्वेश्चन है आपका? महादेव सर जी, आलोक सर छुट्टी कर दिए, आज के बाद मंडे से क्लास चलेगा। अच्छा, तो मेरे पास कोई शेड्यूल ऐसा आएगा तो मैं उसके मुताबिक देख लूंगा। विच क्वेश्चन रेफर्स फॉर यूपीएससी? मेरे कमेंट शो नहीं होते क्या? दिवाकर जी, हो तो रहे। यूपीएससी के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक होगा गुरुजी? यूपीएससी के लिए लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, कोई भी प्रकाशन का ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का पब्लिकेशन आता रहता है। चलिए, मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा। शिखा गुप्ता कर तो रहा है बेटा। शिवा यादव, सर्वोच्चता की पॉलिसी क्या है? सर्वोच्चता की पॉलिसी वही पैरामाउंटसी की पॉलिसी है, जिसमें कि ब्रिटिश कहते थे कि हम ही सर्वोच्च हैं, बाकी भारतीय राजा सब हमारे अधीनस्थ हैं। मॉडल आंसर में लिए बुक लेने चाहिए। मॉडल आंसर तो किसी किताब में आपको अच्छा नहीं मिलेगा। यूपीएससी वाले क्वेश्चन का कलेक्शन तो आपको कई सारे पब्लिकेशन के यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको आंसर के ख्याल से किसी भी पब्लिकेशन में भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही घटिया आंसर निकालते हैं। राजीव रंजन, लव यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू टू। छोटे यादव, डीओ में आपके बार ये सर पूजा में, मैं समझा नहीं बेटा। क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखना बता दीजिए, कल तो बताया था मजहर बाबू। शंभू यादव, मेरे कमेंट शो नहीं होते क्या? शंभू बाबू, हो तो गया। प्रतिभा, गुड आफ्टरनून सर। चलिए, सब लोगों को गुड आफ्टरनून। राम राम साहब जी। नेहा, गुड आफ्टरनून। शिखा, आपको देखकर अपनापन लगता है, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच। आकांक्षा, मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे क्या? अर्चना जी, आपका कमेंट तो शो हो गया। राम रतन यादव, कोई भी बेटा, मैंने कहा ना, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लो। चलिए, अब शुरू करते हैं। अब है ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा, आपसे पढ़ना सौभाग्य की बात है, और आपको पढ़ाना भी तो सौभाग्य की बात है। हम सब का सौभाग्य यह है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन यदि कारगर हो जाए, कामयाबी तक पहुंच जाए, तो फिर ये सौभाग्य हम लोगों का सही में माना जाएगा। सर, व्हेन यू कॉल अस बेटा, वी फील वी आर इन हेवन। आहा, थैंक यू सो मच बेटा। आपको देखकर मंजिल दूर नहीं लगता है? यदि ऐसा है तो प्रतिबद्धता में और भी अधिक वृद्धि करो। आई एम हैप्पी टू हैव टीचर लाइक यू। गुप्ता जमील, गुप्ता साहब, धन्यवाद। आपको कभी गुस्सा नहीं आता क्या? कभी बिल्कुल आता है, गलती करके देखो ना। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा उस दिन यदि तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ तो, खैर उस दिन तो नहीं, उस दिन तो थोड़ा संभाल दूंगा, भगवान न करे रिजल्ट खराब हो किसी का। लेकिन यदि गलती करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, आंसर राइटिंग ठीक नहीं हुई, तब देखना। वो हमारे जो पिछले साल के सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी जो यूपीएससी पास किए हुए हैं, उन लोगों से जाके पूछो तो लोग बताते हैं कि कैसे कॉपी उठा के फेंक दिया करते थे हम। क्या बकवास करते हो?
टीचर तो कुम्हार के जैसा होता है, नीचे से वो हाथ लगा के रखता है, ऊपर से ठोकता भी रहता है। आज तो आलोक सर गन्ने की कहानी सुनाकर मन तरोताजा कर दी। कौन सी कहानी सुनाई आलोक जी ने? चलिए सुन शुरू करते इधर। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा की प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा की प्रणाली में सबसे पहला पॉइंट यह है कि शिक्षा का पहला चरण ब्रिटिश शासन काल में कब शुरू हुआ? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा की नीति के क्षेत्र में कुछ काम की शुरुआत हुई। उसके बाद तब दूसरा जो चरण आया है वह है 1813। 1813। इसके बाद तब आया है 1823। तेरह के साथ ही 23 कर देते हैं, और फिर 1835। इसके बाद फिर वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच। इसके बाद तब हंटर आयोग। हंटर आयोग के बाद फिर रेले आयोग। रेले आयोग के बाद फिर ऊपर बढ़ता हूं यहां से, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग के बाद फिर हर्टोग कमीशन। हर्टोग आयोग। उसके बाद फिर सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग। यह है शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के दौर में होने वाले प्रोमिनेंट काम। अब देखोगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। आता ही रहा है, बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से क्वेश्चन आता रहा है इस टॉपिक से। पीटी में क्वेश्चन जब भी आता है तो नॉर्मली वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में किसी किताब का अनुवाद हुआ है तो किसने कौन सी किताब का अनुवाद किया है, या 13 के एक्ट या 23 के एक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी, या फिर मैकॉले के बारे में जो उसने शिक्षा प्रणाली दिया उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी, या वुड्स डिस्पैच के बारे में। बाकी जब इधर जाओगे तो रैले कमीशन या हंटर कमीशन या सैडलर या हर्टोग, उसके बारे में तो बस एक एक लाइन की जानकारी, उसके बारे में डिटेल जानकारी बिल्कुल नहीं। तो इस पूरे अध्याय के बारे में समझने लायक बात यह है कि सबसे ज्यादा डिटेल यदि किसी पक्ष को लेकर पढ़ना है तो वह है 1835 के बारे में और वुड्स डिस्पैच के बारे में। और आपको मैंने इन दोनों का डिटेल पढ़ा दिया है, तब जबकि मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ा रहा था और तब जबकि मैं आपको लॉर्ड डलहौजी पढ़ा रहा था। तो अभी के डेट में इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा मगजमारी करना नहीं बचेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पीटी के राउंड की बात बता देता हूं। पीटी के राउंड के बाद हम देखेंगे कि मेंस में इस पर किस तरह का प्रश्न आएगा। तो पीटी में हम पहले शुरू करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो उल्लेखनीय है वह यह कि वह प्राच्यवादी शिक्षा पद्धति की शुरुआत किया। प्राच्यवादी, अंग्रेजी में इसको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। प्राच्यवादी शिक्षा पद्धति की शुरुआत किया। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट, देखोगे कि इसने एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया।
एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट यह है कि कुछ पुस्तकों का अनुवाद हुआ, कुछ पुस्तकों का अनुवाद हुआ है इनके काल में। पुस्तकें हैं, आप देखोगे कि एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर गीता, वेद, इसके बाद फिर मनुस्मृति, और फिर मुस्लिमों की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है जो औरंगजेब काल में तैयार हुई थी, वह है फतवा ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी। तो ये प्रमुख किताबें हैं जिनका कि ट्रांसलेशन इस काल में हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्राच्यवादी शिक्षा का मतलब क्या है। प्राच्यवादी शिक्षा का मतलब है कि पूर्वी, हमारे संदर्भ में भारतीय शिक्षा, प्राच्यवादी शिक्षा माने पूर्वी शिक्षा, माने भारतीय शिक्षा, माने भारत के अतीत काल से चली आ रही भारत की शिक्षा प्रणाली के तहत जिन विषयों को पढ़ाया जाता था उसकी शिक्षा को हम प्राच्यवादी शिक्षा कहते हैं। अब अगला मुद्दा है कि प्राच्यवादी शिक्षा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्यों किया। वो तो अंग्रेज है, अपना शासन चलाए, तो क्या मतलब है भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सोचने से? क्या चाहता है वह कि वह भारतीयों की शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगा? वो भी अतीत के विषयों के ऊपर अध्ययन को बल देने लगा, शोध को बल देने लगा, अनुवाद को बल देने लगा। कुछ तो कारण होगा। आप देखोगे कि यदि वह अभिज्ञान शाकुंतलम को या गीता को या वेद को या मनुस्मृति को या फतवा आलमगिरी को ट्रांसलेट करवा रहा है, और ऐसा करने के लिए वह एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना कर रहा है और इसके ऊपर पैसे खर्च करवा रहा है सरकार के कोष से, तो सरकार का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा इसके पीछे। उद्देश्य यह था कि सरकार भारतीयों के ऊपर भारतीय कानून के मुताबिक ही अपना शासन चलाना चाहती थी। शासन चलाने के लिए दो तरह के कानून होते हैं, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी कानून तो सरकार उस समय भी बना सकती है, कुछ इंग्लैंड से भी ला सकती है, थोड़ा संशोधन भी कर सकती है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट होता है दीवानी का शासन। क्योंकि दीवानी का शासन आपके धर्म, आपकी संस्कृति, रीत रिवाज, परंपरा आदि से बंधे होते हैं और इसलिए लोकप्रिय होते हैं, लोक मत उनके पक्ष में होता है, और यदि आप उसमें संशोधन करेंगे तो उससे समाज के अंदर विरोध भी आ सकता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह तय किया कि हम भारतीयों की परंपरा के मुताबिक ही दीवानी का शासन चलाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमको भारतीयों की रीतियों, रिवाजों, परंपराओं आदि का ज्ञान हो। इसलिए उन पुस्तकों का अनुवाद शुरू हुआ जिनके माध्यम से हम इनके ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि प्राच्यवादी शिक्षा पद्धति के तहत विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया। विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसी विलियम जोन्स की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। इसी विलियम जोन्स की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी नाम की संस्था का गठन किया था, जिसका काम ही था प्राचीन काल को लेकर, मध्यकाल को लेकर भारतीयों के विधि और संस्कृति से संबंधित पुस्तकों का शोध कार्य करना, उसका अनुवाद कराना। तो इस संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विलियम जोन्स को। गवर्नर जनरल तो संरक्षक है। विलियम जोन्स ने अपनी ओर से अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया। फिर आप देखोगे कि एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका ट्रांसलेशन हुआ वो है गीता। गीता का ट्रांसलेशन किया विल्सन ने। विल्सन ने गीता का अनुवाद किया। फिर देखोगे वेद का अनुवाद किया मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति ने। मैक्स
मैक्स मुलर ने गीता का अनुवाद किया सीक्रेट बुक ऑफ हिंदूज नाम से। सीक्रेट बुक ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक, सीक्रेट बुक ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक नाम से उसने वेद का अनुवाद किया। मनुस्मृति का अनुवाद कई सारे लोगों ने मिलकर किया। मनुस्मृति हिंदुओं की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि की पुस्तक है। वो विधि की पुस्तक जिसके आधार पर कि प्राचीन काल के ब्राह्मणिकल लॉज बने हैं, ब्राह्मणिकल नियम कानून बने हैं। मैं किताब देख रहा हूं, मनुस्मृति कहीं है हमारे कोर्स में, आपको दिखा दूं। अभी तो हमको नजर नहीं आ रही मनुस्मृति कहीं, अब कहीं होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा किसी दूसरे दिन। मनुस्मृति का अनुवाद भी कई लोगों ने मिलकर किया, तो किसी एक आदमी का नाम नहीं आता है। उसमें हैमिल्टन है, उसमें भी कुछ विलियम जोन्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए। उसको कोड ऑफ जेंटू लॉज कहते हैं। कोड ऑफ जेंटू लॉज मतलब हिंदुओं के, जेंटू माने हिंदू, हिंदुओं के विधान की संहिता, हिंदुओं के विधान की संहिता, हिंदुओं के विधि की किताबों की संहिता। और उसके बाद फतवा ए आलमगीरी, आलमगीर औरंगजेब का टाइटल हुआ करता था। आलमगीर औरंगजेब का टाइटल हुआ करता था। क्या लिखा? और मनुस्मृति बुक टेबल के नीचे रखे थे गुरु जी। अच्छा, अब टेबल के नीचे तो रखे थे, लेकिन हमको अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम कब देख लिया भाई? अच्छा अच्छा, चलो कभी अब दिखाएंगे, अभी तो अब हमारे सामने में नहीं है। तो कहीं लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा है भाई, कहीं अब रखा गया होगा, वो हमारे बस में नहीं है कभी मैं खोज पाए मैं क्लास के दौरान। अब वो कहीं नजर आएगी बाद में, चलिए बाद में देखेंगे। थैंक यू। तो नीरज कैसे तुमको याद रह गया भाई? तो चलिए, मैं ये कह रहा था कि फतवा ए आलमगीरी माने आलमगीर का फतवा। आलमगीर औरंगजेब का टाइटल था। फतवा मतलब होता है निर्णय। किसी भी विषय पर जब निर्णय दिया जाता है तो उसी निर्णय को फतवा कहते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा फतवा जारी हो जाता है। तो फतवा शब्द का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ कुछ शब्दों को पॉपुलर या कुछ कुछ शब्दों को खतरनाक के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं, और हमारी अज्ञानता ही अपने आप में कई दफा किसी चीज के फैलाव का कारण बन जाती है। सामान्य तौर पर मैं यह नहीं जानता फतवा सही है गलत है, फतवा सही होता है कि गलत होता है वो इस पर निर्भर करता है कि फतवा है क्या, फतवा क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फतवा का मतलब होता है निर्णय। जैसे किसी मुसलमान से जो आइडियली इस्लाम को फॉलो करते हैं उनसे पूछोगे तो उनका आइडियल यह है कि इस्लाम की जो किताब है उसके मुताबिक हमें जीवन जीना है। और इस्लाम की किताब कौन सी है? तो उसके लिए एक शरीयत है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। इनको जो जानते हैं, माने जिनके पास इनका इल्म है, वो आलिम कहलाते हैं। उन आलिमों के पास लोग जाते हैं विभिन्न मसलों को लेकर, या पूछने के लिए कि किसी भी विषय विशेष को लेकर शरीयत क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। और आलिम साहबान लोग इस्लाम की व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष दे देते हैं कि इस विषय विशेष पर इस्लाम की ये राय है। अब जब आलिम साहब उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्याओं में भेद हो सकता है, अनेक प्रकार की व्याख्याएं आते रहती हैं। हिंदुस्तान में ही आप देखो तो मुसलमानों के कुल 72 फिरके हैं, माने उनके 72 प्रकार के विचारक हैं। वो सब के सब यही कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, लेकिन उनके अंतर्गत कुरान की व्याख्या, हदीस की व्याख्या, इजमा कयास की व्याख्या, इन सबों को लेकर जो डिफरेंसेस है, इस वजह से 72 स्कूल हैं। तो इस तरीके से देखोगे कि विभिन्न विषयों पर जो फतवा आता है उसी को हम, जो निर्णय आता है उसी को हम फतवा कहते हैं। औरंगजेब के काल में स्वयं औरंगजेब ने कई सारे विषयों को लेकर निर्णय दिया था, और उसके अतिरिक्त उसके नेतृत्व में और भी कई सारे काजी साहिबान लोगों ने मिलकर कई विषयों पर निर्णय दिया था। उसी के संकलन को हम कहते हैं फतवा ए आलमगीरी, जो उस युग में विधि की सबसे लंबी चौड़ी पुस्तक थी, सबसे तफसील में बताई गई पुस्तक थी, सबसे डिटेल में जहां विधि के बारे में बताई गई हो बातें, उसी को हम कहते हैं फतवा ए आलमगीरी। तो मुसलमानों के ऊपर शासन यदि चलाना है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को फतवा ए आलमगीरी का अध्ययन करना पड़ेगा। मध्यकाल में इस तरीके से शासक के काल में विधि के संदर्भ में तैयार की गई पुस्तकों में 2 पुस्तकें बड़ी उल्लेखनीय है। एक है अकबरनामा और एक है फतवा ए आलमगीरी। उसके पीछे और जाएंगे तो फिरोज शाह तुगलक के काल में एक पुस्तक तैयार हुई है, उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। वहां भी फिरोज शाह के काल में तैयार किए गए फतवा है। तो आप देखोगे कि, लेकिन उस समय मैं डबल में पढ़ाऊंगा। यहां पर ये देखोगे कि अकबरनामा 3 भागों में बटी हुई किताब है। उसका एक भाग है आइन ए अकबरी, आइन माने कानून, आइन ए अकबरी। तो अकबर का कानून इधर है
फतवा है आलमगिरी, आलमगीर का फतवा, आलमगीर माने औरंगजेब का फतवा। और उसके काल में क्योंकि बहुत डिटेल में सभी विषयों को लेकर, लगभग सभी विषयों को लेकर तफसील में निर्णय दिए गए हैं, तो उनका संकलन कर दिया गया, तो अब उसके आधार पर मुसलमानों पर शासन करना सहज हो जाता था। इसी वजह से इन किताबों का अनुवाद कराया गया। अब देखो कि अनुवाद का कार्य हो गया, मैं तो समझता हूं मिटा ही दूं पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का काल पूरा हो जाता है अपना, कैसे, मैं याद करा देता हूं आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में नंबर 1 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। नंबर 2, इनके समय में प्राच्यवादी शिक्षा को बल दिया गया। नंबर 3, इसके तहत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मार्गदर्शन में कई सारी प्राचीन और मध्यकालीन पुस्तकों का अनुसंधान और अनुवाद हुआ। कौन सी किताब का किसने अनुवाद किया उसका एक लिस्ट मैंने दे दिया है, इतने से आपकी बात पूरी हो जाती है। प्रश्न ये उठता है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कि प्राच्यवादी शिक्षा को बल देने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य यह था कि इन किताबों के माध्यम से दीवानी के कानून का ज्ञान हो जाएगा सरकार को, जिस आधार पर शासन का संचालन आसान हो जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़कर देखें तो यह बात है कि प्राच्यवादी शिक्षा पद्धति के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है 1813 ईस्वी में। 1813 में 1813 का अधिनियम क्या कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार
भारतीय जनता की शिक्षा के ऊपर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। जब यह बात कही गई कि 1 लाख रुपया खर्च करेगी, तो उसी समय एक प्रश्न खड़ा हुआ कि शिक्षा का विषय क्या होगा और शिक्षा की भाषा क्या होगी, विषय क्या होगी और भाषा क्या हो। इसको लेकर दो तरह के लोग उभर कर आए, एक प्राच्यवादी और एक पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी का कहना था कि पूर्वी विषय पढ़ाइए, पूर्वी विषय पढ़ाइए, और विषय जब पूर्वी हो तो स्वाभाविक रूप से भाषा भी पूर्वी होगी। जिस क्षेत्र में विद्यार्थी को पढ़ाना है वहां की भाषा में आप पूरब के विषयों को पढ़ाइए। जैसे हिंदुओं को पढ़ाना है तो वेद पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाइए, आदि आदि, और जो उनकी अन्य पुस्तकें हैं उनको पढ़ाइए। और यदि उनको उन्हीं विषयों को पढ़ाना है तो उनकी भाषा में पढ़ाइए। ये प्राच्यवादियों की सोच है। पाश्चात्यवादी की सोच, माने जो कहते थे कि पाश्चात्य जगत बेहतर है, माने पश्चिमी जगत बेहतर है, माने वेस्टर्न लोग बेहतर है, ऑक्सीडेंटल आइडिया, उनकी एक सोच है कि वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो शिक्षा इंग्लैंड के लोग या यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग हासिल कर रहे थे वही शिक्षा दी जाए। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब हो गया कि विषय वेस्टर्न, विषय पश्चिमी हो और भाषा अंग्रेजी हो। इसी को कहते हैं प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद। प्राच्य वाले कहते हैं पूर्वी विषय पढ़ाओ, वहां की भाषा में पढ़ाओ। पाश्चात्य वाले कहते हैं पश्चिमी विषय पढ़ाओ, और पश्चिमी विषय पढ़ाने के लिए पूर्वी देशों की भाषाओं के पास में शब्दकोश नहीं है तो उनको अंग्रेजी में पढ़ाओ। 1813 ईस्वी में जब बात आई कि 1 लाख रुपया खर्च करना है, तो वह 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए दुविधा हो गई कि कौन से रास्ते पर चल के खर्च करे, प्राच्यवादी रास्ते पर कि पाश्चात्यवादी रास्ते पर। तो पैसा खर्च हो ही नहीं पाया, पैसे रखे के रखे रह गए। तो ऐसी स्थिति में उनके समाधान के लिए फिर 1823 में एक संस्था का गठन किया गया। उसका नाम है सार्वजनिक शिक्षा समिति, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटी, सार्वजनिक शिक्षा समिति, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटी, इसका गठन किया गया। जब इसका गठन हो गया तो इनसे पूछा गया इनका क्या उद्देश्य था, इनका गठन क्यों हुआ था। इसलिए इनका गठन हुआ था ताकि ये बताएं कि आखिर कौन से विषय में शिक्षा दें, कौन सी भाषा में शिक्षा दें, शिक्षा का विषय क्या रखें, शिक्षा की भाषा क्या रखें। इस विषय को लेकर इन्हें राय देना था। लेकिन आप देख सकते हो समिति है, समिति के अंदर कई लोग होंगे। समिति के अंतर्गत कुछ लोग प्राच्यवादी थे और कुछ लोग पाश्चात्यवादी थे। नतीजा ये निकला कि दोनों धारा के लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे। जब दोनों धारा के लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे तो फिर तनाव की स्थिति आ गई, अनिर्णय की स्थिति आ गई, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे लोग। तो ऐसे में लगभग अगले 10 वर्षों तक फिर पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बनी रही और पैसे खर्च नहीं हुए। लेकिन इस बीच समाधान का एक रास्ता तब खुला जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बन के आया। उसने लॉर्ड मैकाले नाम के व्यक्ति को इसी सार्वजनिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और उसको कहा कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि आप पश्चिमी विषयों की शिक्षा दीजिए और वो शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दीजिए। सरकार शिक्षा के ऊपर जो भी पैसा खर्च करेगी वो पैसा सरकार की शिक्षण संस्थानों के ऊपर ही खर्च होना चाहिए और सरकारी शिक्षण संस्थान पश्चिमी विषयों की ही शिक्षा देगी और वो शिक्षा अंग्रेजी भाषा में ही देगी। और ये शिक्षा फिर कुछ लोगों को दी जाएगी जो फिर उन लोगों के रास्ते धीरे धीरे निचले स्तर तक पहुंचेगी, जिसे हम अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत कहते हैं। ये मैं आपके सामने डिटेल में बता चुका हूं। अब आप देखो तो 1813, 23 और 35 की चर्चा आपकी कंप्लीट हो गई।
13, 23 और 35 की चर्चा कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने में आता है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच वुड्स डिस्पैच चार्ल्स वुड का परिपत्र जो उन्होंने सुझाव दिया था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु, उसी को वुड्स डिस्पैच कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने इसके ऊपर पीटी मेंस दोनों के असक तैयारी करा दिया था और यह क्वेश्चन भी करा दिया था कि चार्ल्स वुड की शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, भारत की शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो अब मैं उधर जाकर समय लगाना नहीं चाहता, तत्काल सिर्फ और सिर्फ एक बात याद कराता हूं कि चार्ल्स वुड ने यह कहा था कि आम आदमी की शिक्षा का दायित्व सरकार का है। आम आदमी की शिक्षा का दायित्व सरकार का है, जबकि मैकॉले में आम आदमी की शिक्षा का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जब यह बात कह दी गई कि आम आदमी की शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने तो रिकमेंडेशन दिया था, सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर इसी के तहत 1882 ईस्वी में, तब जबकि लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था, उसी लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के परफॉर्मेंसेस पर रिपोर्ट मांगा और आगे क्या करना चाहिए के सुझाव के लिए एक आयोग का गठन किया, हंटर कमीशन। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, हंटर कमीशन का संबंध किस चीज से है? शिक्षा से। कई दफा आप समझ आ जाए हंटर कमिटी यदि आ जाए तो उसका संबंध है जालियांवाला बाग कांड के दौरान डायर के द्वारा क्या जाति की गई थी उसकी जांच करना, तो वो एक अलग चीज है। यहां कमीशन है, हंटर कमीशन। क्या विषय है इसका? तो शिक्षा। एक लेयर नीचे जा सकते हैं। नीचे क्या जा सकते हैं? तो ये जा सकते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षा, हायर एजुकेशन है क्या? तो नहीं, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। क्या है क्वेश्चन आशीष? और आपने प्राच्यवादी शिक्षा का बोला था वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए, तो मैकॉले ने पाश्चात्यवादी को रिकमेंड किया, तो कौन सा माना जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्राच्यवादी के लिए रिकमेंड किया, उसकी शुरुआत किया, उसको आगे बढ़ाया। उसके तहत उसने क्या क्या किया? अनुवाद विभाग की बात देख लिया आपने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देख लिया, और भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ किया है, जैसे कलकत्ता मदरसा की शुरुआत किया था उसने। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता में एक बड़ा मदरसा खुलवा दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उसी के समय में मुस्लिमों के पर्सनल लॉ तैयार हुए, हिंदुओं के भी पर्सनल लॉ को तैयार करने की कोशिश हुई। फिर आपको देखोगे कि इसी रास्ते चलते हुए एक जोनाथन डंकन नाम के अंग्रेज अधिकारी हुए थे, उन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोल दिया था, संस्कृत कॉलेज खोला था। कौन? तो जोनाथन डंकन ने, माफ करिए, जोनाथन डंकन गलत, जोनाथन डंकन। फिर आप देखोगे कि एक और आदमी का नाम आएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप वो आदमी है जिसने पहली बार अशोक का अभिलेख पढ़ा था। ये सब के सब प्राच्यवादी ही है। तो प्राच्यवादियों ने जो कहना था वो कह दिया। लॉर्ड मैकाले पाश्चात्यवादी है, वो प्राच्यवादी नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले के आगमन और उसके द्वारा दी गई अनुशंसा और उसके द्वारा दी गई अनुशंसा के क्रियान्वयन के साथ प्राच्यवादियों का बोरिया बिस्तर इंडिया से एक तरीके से सिमट गया, और उसके बाद शिक्षा पद्धति पाश्चात्यवादियों के मुताबिक ही चली है। तत्काल मैं आपको यह बता रहा था कि वुड्स डिस्पैच ने कहा था कि सरकार का दायित्व है कि वह पब्लिक को एजुकेट करे,
तो पब्लिक को उन्होंने कितना एजुकेट किया और आगे क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने हेतु लॉर्ड रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया था। तो हंटर कमीशन की बातें बस इतनी है, जिसका यह सुझाव है कि सरकार को अतिरिक्त उपाय करना चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, अतिरिक्त उपाय करना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं आपसे, बस इतना कि शिक्षा का विषय था और शिक्षा में भी कौन सी शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा। अंतर कमीशन का मामला खत्म हो जाता है। वुड्स डिस्पैच के बारे में आपको यह भी याद होगा कि इसने कहा था कि भारत में भी इंग्लैंड के जैसा ही लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर ही हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज की स्थापना होनी चाहिए, और उसके द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन के आधार पर इंडिया में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की शुरुआत हो भी गई थी। लेकिन 1804 ईस्वी के पहले तक यूनिवर्सिटीज इंडिया में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया करते थे, पढ़ाई कॉलेजों में होती थी। लेकिन 1904 ईस्वी में एक यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया आता है। उस यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ बातें की गई है, उसकी चर्चा हम करते हैं। जो यूनिवर्सिटी शुरुआत, जो जिन यूनिवर्सिटीज की शुरुआत होती है भारत में वुड्स की अनुशंसा के आधार पर, उसने कैसा परफॉर्म किया और उसको आगे और क्या करना चाहिए के ऊपर विचार करने के लिए कर्जन ने 1902 ईस्वी में 1902 में कर्जन ने रैले कमीशन का गठन किया। रैले कमीशन का गठन किया। इसने जो सुझाव दिया, इसी के आधार पर 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया बना। यदि आप इस पैटर्न पर याद रखोगे तो भूल भी नहीं सकते हो कि एक्ट बन रहा है तब जबकि अनुशंसा आई है, अनुशंसा आई है तब जबकि कोई कमीशन का गठन हुआ था। कमीशन का गठन हुआ है किस विषय को लेकर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर। वही यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसकी शुरुआत वुड्स के काल में की गई अनुशंसा के माध्यम से हुई थी, और सरकार एक समय बीतने के बाद यह विचार कर रही थी कि और क्या किया जाए यूनिवर्सिटी के ख्याल से। अब इसके तहत और क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो दो क्वेश्चन एडिशनल है जो पूछा जा सकता है, बाकी तो सिंपल परिचयात्मक ही क्वेश्चन रहेंगे। रैले आयोग का विषय क्या था, रैले आयोग किसके काल में गठित किया गया था, 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर गठित किया गया था या बनाया गया था, ये सामान्य क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा एडिशनल क्या होगा, तो यह कि इसके आधार पर पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हो गई। पढ़ाई की शुरुआत हो गई, पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हो गई। और क्या है, दूसरा लेवल क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है सर। कॉलेज, कई सारे कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होते हैं, तो इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत हो गई, और उसके बाद फिर क्या है कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर सीनेट का नियंत्रण बढ़ गया। यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर सीनेट का नियंत्रण बढ़ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी उस समय जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था, उस समय राष्ट्रवादी लोगों की गतिविधियों का एक केंद्र बन गया था। वहां के भारतीय प्रोफेसर और विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने लगे थे, सरकार के विरोध के लिए आयोजित गतिविधियों में भागीदारी करने लगे थे। स्वयं यूनिवर्सिटी का कैंपस ही राजनीतिक चेतनाओं से प्रबल होने लगा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह लगा कि यूनिवर्सिटी हमारे खिलाफ एक प्रकार का राजनीतिक मैदान बनता जा रहा है, तो क्यों ना हम अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को ही ऐसे तरीके से रेगुलेट करें कि हम प्रोफेसर और विद्यार्थियों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रख सकें।
यदि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, जो कि सीनेट के हाथ में है, सीनेट एक बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, सीनेट के अंतर्गत सरकार के सदस्यों की संख्या बढ़ा दें और उनको कह दें कि आप यूनिवर्सिटी के लोगों के, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो या विद्यार्थी हो, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और कार्रवाई होने लगेगी तो डर के मारे लोग नहीं जाएंगे आंदोलनों में। तो राजनीतिक आंदोलनों को बाधित करने के लिए, यूनिवर्सिटीज के ऊपर सरकारी शिकंजा को मजबूत रखने के लिए सीनेट की शक्ति बढ़ाई गई और उसमें अंग्रेजों के प्रभुत्व को बढ़ाया गया। यह है कर्जन का राष्ट्रवादियों से निपटने का एक उपाय है। सामान्य तौर पर यह देखिएगा कि मतलब मैं ये टॉपिक खत्म कर चुका हूं, अब मैं समझा रहा हूं इसे ही। सामान्य तौर पर आप ये देखिएगा कि विद्यार्थियों में राजनीति की जो चेतना होती है वह एक नए जमाने के देश के निर्माण की चेतना होती है। उनके सपने ताजे होते हैं और सरकारों की तासीर बहुत बूढ़ी होती है। और ये जो ताजे सपने होते हैं वो हवा के नए झोंकों से हमेशा ही तरोताजा होते रहते हैं। हवा के नए झोंके माने नई शिक्षा, नए विचार। और वो जो नए विचार हैं वो विचार बेसिकली समाज को भी तरोताजा करते हैं, नए विचारों से सिंचित करते हैं। राजनीति को भी वो नई रोशनी देते रहते हैं। सामान्यतया राजनीति की रोशनी पिछले युग पर आधारित होती है और उसको अगले युग की ओर ले जाने के लिए कहां से रोशनी मिलेगी? तो यूनिवर्सिटी से मिलती है। यूनिवर्सिटीज को स्वतंत्र रूप से सोचने का एक जगह के तौर पर फंक्शन करने देना चाहिए। अब स्वतंत्र तरीके से जब यूनिवर्सिटी के लोग सोचेंगे तो स्वतंत्रता के साथ में यह खतरा हमेशा ही इन्वॉल्व है कि कुछ लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए स्वच्छंदता की ओर चले जाएंगे। स्वच्छंदता की ओर चले जाते हैं तो इससे कैसे निपटना चाहिए? दुनिया भर के विचार एक बात सामान्य तौर पर कहते हैं कि जहां तक संभव हो सके स्वतंत्रतापूर्वक सोचने दो, जहां तक संभव हो सके सोचने दो। जब तक कि कोई बात असाधारण रूप से कुछ अश्लील, कुछ उपद्रवी, कुछ विघटनकारी कार्य न करने लगे, तब तक लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने दो। अब होता यह है कि स्वतंत्रतापूर्वक सोच रखने वाले लोग जो भी होते हैं वो विद्यमान व्यवस्था को हमेशा ही खतरनाक लगते हैं। इसलिए विद्यमान व्यवस्था क्या करती है कि कोई ना कोई बहाना बना लेती है और बहाने के आधार पर यूनिवर्सिटीज के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करती है और अंकुश लगाने के क्रम में उनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप मढ़ देती है। आरोप उसी तरीके के मढ़ देगी कि अश्लीलता है या उपद्रव है या अस्थिरता पैदा कर देंगे, तमाम प्रकार के आरोप मढ़ दिए जाते हैं। वैसे तो एक बात स्वाभाविक है कि जब भी तुम्हारी चेतना नहीं होगी, तुम्हारी सोच समझ नहीं होगी, तो पुरानी व्यवस्था को तो चुनौती देगी ही ना वो। जब भी तुम नई सोच लेके आओगे तो पुरानी व्यवस्था जो पुरानी सोच पर आधारित है उसको चुनौती तो देगी ही देगी। तो इन चुनौतियों से संपन्न विचारों को सत्ता प्रायः नापसंद करती है और इसीलिए यह ध्यान रखने लायक बात होती है कि यह दौर दुनिया के देशों में, समाजों में बारंबार आता रहता है कि जब सोचने समझने वाले और शासन करने वाले के बीच में संबंध का विपथगमन हो जाता है, संबंधों का विच्छेद हो जाता है। सोचने वाले नई रोशनी की बातें करते हैं और सत्ता वाले अपनी व्यवस्था को, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। और सत्ता के हाथ में संसाधन होता है, सत्ता के हाथ में शक्ति होती है। सत्ता जब सोचने वाले लोगों को निपटाना चाहती है, उनसे निपटना चाहती है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज के संसाधनों को सुखा देती है। जब यूनिवर्सिटीज के संसाधनों को सुखाएगी तो उनको लगेगा कि अब यहां से वो कमजोर पड़ जाएंगे। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? और इस तरीके से उपाय कर सकते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को उनके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ा दो कि उनकी स्वतंत्र गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। स्वतंत्र गतिविधियों पर अंकुश लगाने के कुछ सामान्य कानूनी और तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि सीनेट के माध्यम से कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसके आगे भी यदि कोई गतिविधि होती नजर आती है तो फिर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर लोगों की गिरफ्तारियां करना शुरू कर दो।
लोगों के ऊपर डंडेबाजी करना शुरू कर दो, और इसके माध्यम से क्या होगा कि लोगों में डर पैदा हो जाएगा। और बात यदि इतने से भी ना बने तो बात इतने भी से ना बने तो अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर आरोप लगा के उनको बदनाम करना शुरू कर दो। यह सब कुछ लगातार होता ही रहा है, हर युग में होता रहता है। तब ज्यादा होता है जबकि शिक्षा की संस्थाएं सत्ता के प्रतिष्ठानों को चुनौती देने लगती हैं। यह बात आपको कर्जनेनियन काल में साफ तौर पर दिखाई दे देगी। मैंने जितनी बातें बताया ये थोड़ा एडिशनल इसलिए है क्योंकि यदि आप इन सब बातों का इस्तेमाल करोगे तो निबंध में बेहतर कर पाओगे, क्योंकि निबंध आपके सामान्य पीटी के फैक्ट या मेंस के पॉइंट के लेवल से डील नहीं होगा। उसके अंदर खेतों की जुताई थोड़ी गहरी में करनी पड़ती है, मतलब इतना गहरा करना पड़ेगा कि जहां से पानी निकल के आ जाए। तो गहरे में जाकर पानी निकालने के हद तक की जो जुताई होती है वो निबंध की मांग है। मैं बीच बीच में कभी कभी, जैसे मैंने आपको एक दिन मीडिया के ऊपर थोड़ा सा बता दिया था, आज मैंने थोड़ी सी बात शिक्षा के ऊपर बता दिया कि यहां पर जो डेप्थ मैंने दिया वो डेप्थ, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, मैं बहुत ज्यादा जा नहीं सकता हूं, समय की अपनी सीमा है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं थोड़ा थोड़ा संकेत करता चलूंगा जिससे कि आपको यह अंदाजा लगे कि निबंध वाले टॉपिक में आपको कितनी गहराई में जाना होता है। तो अब आज जल्दी छोड़ दीजिएगा, क्यों भाई, बिहार गवर्नमेंट में ऐसा ही है। अब अकेले बिहार को हमेशा कैसे कर सकते हैं, कौन इससे बड़ी है। सर कुछ अंग्रेज प्राच्यवाद के समर्थक क्यों थे, कुछ अंग्रेज प्राच्यवाद के समर्थक क्यों थे, इसका दो कारण है बेटा। एक तो यह कारण है कि भारत में कई सारे सरकारी अधिकारी प्राच्यवाद के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि हमें भारतीयों का ज्ञान कोश विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि उसी आधार पर हमारा शासन चलेगा। ये वो अंग्रेज थे सरकारी अधिकारी जिन लोगों को यह लगता था कि हमारी सरकार का उद्देश्य इतना है कि हम भारतीयों से रेवेन्यू की वसूली कर सकें और भारतीयों से माल की खरीद कर सकें, और इसके अलावा भारत में जीत हासिल करें और शासन स्थापित करें। जीत हासिल करना है और शासन स्थापित करना है, शासन स्थापित करके भारतीयों का माल सस्ते में खरीदना है, इंग्लैंड में जाके बेचना है और भारतीयों से रेवेन्यू की वसूली करना है। इतना सारा काम मात्र है हमारे पास, इससे ज्यादा काम नहीं था शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पास। यदि भारत में किसी इलाके में उनका शासन था तो मोटा मोटी यही काम था उनका। बाकी थोड़ा मोड़ा वही जो जान माल की रक्षा वगैरह करना है, जान माल की रक्षा, न्याय, ये सब बुनियादी काम है। ऐसे कार्यों के लिए उन्हें लगता था कि हम भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दें, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भारतीयों को अंग्रेजी सिखाएं और पश्चिमी विषयों की शिक्षा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बल्कि हम ऐसे तरीके से शासन चलाएंगे जिसके तहत भारतीय लोगों का शासन से कम आक्रोश हो, कम से कम शिकायत हो। यदि तुम अंग्रेजों के कानून के मुताबिक भारतीयों के सिविल लॉ संबंधी शासन चलाने लगोगे तो भारतीयों को लगेगा कि नहीं तुम उनकी रीति का, रिवाज का, उनके नियम कानून का, उनकी परंपरा, उनके धर्म आदि का हनन कर रहे हो, उनकी हानि कर रहे हो, उनका नुकसान कर रहे हो। उनकी नाराजगी बढ़ेगी, नाराजगी बढ़ेगी तो विरोध और विद्रोह हो सकता है, तो फिर तो जान माल की समस्याएं बढ़ेंगी। तो हम क्यों आखिर भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दें, क्यों ना हम पूर्वी शिक्षा दें और पूर्वी विषयों की शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारियों को भी ट्रेन करें जिसके रास्ते उन्हें भारत में शासन चलाना है। यह बात चलती रही। लेकिन जब आप 1813 के दौर में आते हो तो आपने पीछे के क्लास में पढ़ा है कि अब अंग्रेजों को भारत में अपना माल बेचने का अधिकार मिल गया। 33 में जाओगे तो, उसके बाद के वर्षों में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा माल भारत के बाजार में आने लगा। जब भारत के बाजार में अंग्रेजों का माल आ रहा था तो माल को बेचने का परमिशन मिल गया, इतना काफी तो है नहीं। माल को बेचना है तो भारत में अपने उपभोक्ताओं का एक समूह भी तैयार करना पड़ेगा, और उपभोक्ताओं का समूह आपके लिए तैयार तब होगा जब आप भारत को इंग्लैंड की संस्कृति में भी रंगने की कोशिश करोगे। जब आप भारत का अंग्रेजीकरण करोगे तो फिर भारत के लोगों के बीच में अंग्रेजी अभिरुचियों का विकास होगा। अंग्रेजी अभिरुचियों का विकास होगा तो अंग्रेजी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो आपके आर्थिक हितों की पूर्ति हो जाएगी। और इस तरीके से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्यों आखिर अंग्रेज 1813 के बाद के काल से भारत में पश्चिमी विषयों की शिक्षा दिए जाने की वकालत करने लगे। इसके अतिरिक्त मैंने और भी कुछ कारण बताया था कि पश्चिमी शिक्षा इसलिए भी देना जरूरी है क्योंकि भारत में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे
जिन्हें इस बात का यकीन होगा कि भारत में अंग्रेजों का शासन ईश्वर का वरदान है और भारत के आधुनिकीकरण के लिए एक माध्यम है। यदि यह वरदान है, ये एक माध्यम है, तो इसका स्वागत होगा, समर्थन होगा, और स्वागत और समर्थन भारत में अंग्रेजों के शासन को दीर्घायु कर देगा। एवं एक तीसरी बात भी बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी विषयों को जानने वाले लोग जब शासन में शरीक होंगे बतौर क्लर्क, तो अंग्रेजों को अपने लिए उपयुक्त स्तर का सहायक प्राप्त हो जाएगा। बिकॉज ऑफिसर तो अंग्रेज आते थे, लेकिन क्लर्क्स तो भारतीय होते थे। पुलिस विभाग में जाओगे तो दरोगा के स्तर पर तो भारतीय होते थे, सेना में जाओगे तो सूबेदार के स्तर पर तो भारतीय और सिपाही के स्तर पर तो भारतीय होते थे, अदालत में जाओगे तो मुंसिफ के स्तर पर तो भारतीय होते थे। इन सब भारतीयों का इनके साथ में डीलिंग होता था। तो एक डीलिंग तो होता था देश की जनता के साथ में, और दूसरा डीलिंग होता था अंग्रेज ऑफिसर के साथ में। अंग्रेज ऑफिसर डील करते थे अंग्रेजी भाषा में। तो दरबार में काम करने वाले लोग, सरकार में काम करने वाले लोग, विभाग में काम करने वाले लोग, तो वो भाषा सीखना चाहिए जिस भाषा में सरकार के बड़े बड़े आला अधिकारी काम करेंगे, और वो भाषा है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा आपको। इसीलिए 1843 ईस्वी तक आते आते सरकार ने यह भी घोषणा कर दिया था कि सरकार की नौकरियों में उन्हीं को वरीयता मिलेगी जो अंग्रेजी भाषा के जानकार हैं। और यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब मध्यकाल में चलकर देखो तो सरकार की नौकरियां उन्हीं मिलती थी जिनको फारसी भाषा का ज्ञान था। सरकार की नौकरियां उन्हें ही मिलती थी जिन्हें फारसी भाषा का ज्ञान था। तो भाषा दरबार में कई तरह के कार्यों के निष्पादन का एक माध्यम है। तो दरबार के जो अधिकारी लोग हैं वो जिस भाषा में काम करेंगे, उनके क्लर्क को भी वो भाषा आना ही चाहिए ना। तो सरकार इसलिए अंग्रेजी भाषा को प्रमोट कर रही थी। ये मैंने डिटेल में बताया था, लिखाया भी था। सीनेट का गठन कैसे होता है? सीनेट का गठन तो सरकार अपने नियम के मुताबिक कर देगी। कोई अलग अलग सरकारों के समय में अलग अलग स्वरूप रहा है सीनेट का, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और शासकीय कॉलेज अभी देखो, सब तो अभी नहीं पढ़ा सकता हूं, उन सब चीजों को पढ़ाने का हमारे पास में समय नहीं है और जरूरत नहीं है। इसलिए जब जरूरत नहीं है तो मुझे उस विषय पर जाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। बहुत चालाक थे अंग्रेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी हमारी क्लियर हो गई कि लॉर्ड कर्जन के काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ। इसके बाद तब अगला मुद्दा है 1917 ईस्वी में लॉर्ड सेडलर 1917 का सेडलर आयोग। सेडलर को शुरुआती दौर में यह कहा गया था कि आप बताइए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने और एनहांस करने के लिए क्या किया जाए। वहां पर कुछ हद तक यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड में गिरावट नोटिस किया गया था। तो क्या किया जाए कि इस यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को हम मेंटेन रखें और इसको और एनहांस कर सकें। इस काम के लिए सेडलर को इसलिए बुलाया गया क्योंकि सेडलर इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो इनके पास में उस तरह का काम करने का एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने शुरुआती दौर में तो बहुत ही सीमित दायरे में रहकर काम करना शुरू किया, लेकिन फिर जब आप इनके काल को देखो, ये 1917 का काल है, ये वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था इंडिया में, वर्ल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के अंदर इंग्लैंड की सरकार से बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार यदि वर्ल्ड वॉर जीत जाएगी तो हमको स्वराज दे देगी, क्योंकि सरकार ने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ऐसा वादा किया था। अब सरकार उस दौर में भारतीयों को यह कहना चाह रही थी या मैसेज देना चाह रही थी कि हम आपकी समस्याओं को लेकर सकारात्मक रवैया रखते हैं, कई प्रकार का सुधारात्मक उपाय करेंगे। उन्हीं में से एक सुधारात्मक उपाय एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया जाना है। इसीलिए सेडलर आयोग को काम करने के दौरान ही एक बहुत बड़ा मैंडेट दे दिया गया। मैंडेट का मतलब होता है कि आपको कौन से विषय पे सुझाव देना है का एक फिक्स्ड मैंडेट दे दिया जाता है, उसी दायरे में रह के काम करते हैं आप। कोई भी आयोग गठित किया जाता है तो आयोग को एक विषय दिया जाता है, जिस विषय पे आपको काम करना वही आपका मैंडेट है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि काम करने के दौरान ही आपके विषय का दायरा बढ़ा दिया जाता है। तो सेडलर को शुरुआती दौर में बहुत ही सीमित विषय पर सुझाव देना था, लेकिन बाद में कह दिया गया कि आप पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को लेकर सुझाव दीजिए। तो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को लेकर सुझाव जो दिया है सेडलर ने, वो भारतीय शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक बहुत निर्णायक चरण है। इसी के आधार पर भारत में बेसिकली 10+2+3
इस शिक्षा की प्रणाली की शुरुआत होती है, जो बहुत दूर तक अभी तक चल रही थी। नई शिक्षा प्रणाली जो अभी आई है, उस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कुछ हद तक संशोधन उसमें सुझाया गया है, लेकिन अभी भी ब्रॉड लेवल पर देखो तो यही प्रणाली चल रही। 10 मतलब बोर्ड पास करेंगे, 10+2 का मतलब इंटरमीडिएट हो जाएगा, और 3 माने 3 वर्षों का आपका स्नातक का कोर्स हो जाएगा, ग्रेजुएशन। इसी में स्नातक का कोर्स भी इसने जोड़ दिया। 10+2+3 का जो एजुकेशनल कैरिकुलम है हिंदुस्तान का, उसकी अनुशंसा सिडलर ने ही किया था और इसे अपना लिया गया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। सिडलर के बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। तब फिर हर्टोग कमीशन की ओर चलेंगे। हर्टोग कमीशन की बात क्या है? 1927 हर्टोग कमीशन की पहली जो उल्लेखनीय बात है वो ये कि आपको यह मालूम हो कि 1919 ईस्वी में इंडिया में एक एक्ट आया था। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनिएगा। 1919 ईस्वी में इंडिया में एक एक्ट आया था, जो पढ़िएगा बाद में। उस 1919 के अधिनियम के तहत बहुत तरह की बातें की गई थी। उसमें जितने भी बातें की गई, भारतीयों को उससे संतोष नहीं था, भारतीयों ने उसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसके विरोध में शुरू किया था। भारतीय लोग 1919 के अधिनियम को अपने लिए अपर्याप्त मानते थे। सरकार का यह कहना था कि अरे भाई, हमने आपको एक अवसर दिया है, एक्ट के माध्यम से कई तरह का सुधार कर दिया है, 10 वर्ष के बाद फिर विचार करेंगे कि आगे और क्या सुधार करना है। 10 वर्ष के बाद फिर से विचार करेंगे कि आगे क्या सुधार करना है। यह बात उसी एक्ट में लिख दी गई थी। 10 वर्ष बीतने के पहले ही, 8 वर्ष के बाद ही सरकार ने आगे क्या सुधार करना चाहिए के विषय पर सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। और उस आयोग का क्या नाम है? साइमन कमीशन। आपने नाम सुना होगा। साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। साइमन ने यह कहा कि हमें जिन विषयों पर सुझाव देना है वो बहुत व्यापक है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना जरूरी है, और क्या करना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इस विषय पर एक एडिशनल आयोग गठित किया जाए, एक स्पेशल आयोग गठित किया जाए। तो साइमन के द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक या उसके द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक चलते हुए ही हर्टोग कमीशन का लिख दिया। अच्छा, ये तो पुराना ही रह गया। हर्टोग कमीशन का गठन हुआ। इसीलिए कुछ लोग 27 लिखते हैं, और हालांकि फाइनली इसको काम करने का मौका मिलता है जाके 1929 से। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, वर्षों की चिंता नहीं करनी है। 27 इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत होती है साइमन कमीशन से ही, जिसका गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन के द्वारा हर्टोग कमीशन की अनुशंसा की गई, उसके आधार पर कमीशन का गठन किया गया। कमीशन ने क्या सुझाव दिया, बहुत छोटे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं। तो हर्टोग कमीशन ने क्या कहा, बस इतना जान लीजिए। इसका कहना था कि जो उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता संपन्न बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा संपन्न संस्थानों को गुणवत्ता संपन्न बनाए रखने के लिए 10th के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर जब, अब समझ लीजिए, फिर इसको दोबारा पढ़ दूंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। हर्टोग यह कह रहा है कि गांव के लोग जिनकी उच्च शिक्षा में ज्यादा अभिरुचि नहीं होती है, जिनका हायर एजुकेशन को लेकर कोई बहुत अधिक उत्साह नहीं है, वो लोग भी कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और
ऐसे में कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली चीजों के प्रति जब उनके मन में कोई बहुत ज्यादा उत्साह ही नहीं है, कोई उमंग ही नहीं है, उसे सीखने के लिए उनके मन में कोई प्रतिबद्धता ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो नॉन सीरियस बिहेवियर करेंगे और उनके नॉन सीरियस बिहेवियर का असर पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर। जब नॉन सीरियस लोगों की संख्या किसी भी इंस्टीट्यूशन में बढ़ जाएगी तो फिर टीचर भी नॉन सीरियस हो जाएंगे और सीरियस टीचर को गुड कर दिया जाएगा। सीरियस टीचर की बातें थोड़ी गहरी हो जाती है और उनकी बातें गहरी होगी तो गहरी बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी। यदि नहीं भी समझ में आ रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि विद्यार्थी सिंसियर है उनकी बातों को जानने के लिए तो 2 बार में समझ में आ जाएगी, 3 बार में समझ में आ जाएगी। लेकिन 2 बार 3 बार तब ना कोई आदमी उसके लिए जूझेगा जबकि वो उसको सीखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि वो सीखने के लिए प्रतिबद्ध ही नहीं है तो फिर क्यों जूझेगा? तो प्रश्न ये उठता है कि प्रतिबद्ध नहीं है तो फिर कॉलेज में उसने दाखिला लिया क्यों? तो हटोक कह रहा था कि कॉलेज में दाखिला तो इसलिए ले लिया क्योंकि उसके पास में कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अब 10th पास कर गया है, नाउ व्हाट टू डू? चलो ठीक है, बेटर टू टेक एडमिशन इन द कॉलेजेस। एंड इंटरमीडिएट पास कर गया तो क्या किया जाए? तो बोले चलो और आगे फर्दर बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेते हैं। इफ वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी डोंट हैव एनी अदर डायरेक्शन, देन चलो दाखिला ले लेते हैं। यहां पर आपको हटोक कोई गलत बात कहता हुआ नजर नहीं आएगा, सही बात बोल रहा है। ऐसा होता है, अब जाके यूनिवर्सिटीज में आप देख लो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आपको ऐसे तरीके की पढ़ाई नजर आएगी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसी बातों की बातें समझ में आएगी, ऐसी पढ़ाई की स्थिति समझ में आएगी कि जहां विद्यार्थी को पढ़ने से मतलब नहीं है, प्रोफेसर भी पढ़ाने से मतलब नहीं रखते हैं, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। शुरुआती दौर में दिक्कत विद्यार्थियों ने किया था, प्रोफेसर ने नहीं। विद्यार्थियों ने क्या दिक्कत किया? दे डोंट हैव टू रीड। वो वहां जाके 1000 प्रकार के धंधे करेंगे। कुछ धंधे आपको मालूम होंगे, वो सब धंधे करते हैं वहां जाके, और कोई उनको रोकने की कोशिश करेगा तो उसके साथ मार पिटाई